केंद्रीय सिंह सभा MPC जी जो कि 50 साल पुरानी संस्था है, उस दी तरफों एक हो रहा बहुत ही वड्डे इवेंट, वड्डे उपराले जिनका ये कि पंथ कौम की सेवा वाला उपराला है और 50 साल तो यह संस्था करती आ रही है। 50 साल तो यह संस्था जी जिस नाल अपन आप सब लोग जुड़े हाँ, उस दे विच धार्मिक और सामाजिक उपराले बहुत सारे होंदे सी, लेकिन जदों तो सानी एक यंग डायनामिक लीडरशिप मिली हरपाल सिंह भाटिया मोनू दी तकरीबन पिछले 4 सालों तो, उस दे बाद संस्था ने बहुत तेजी नाल ग्रो किया है और ग्रो करने दे विच एक नवी विचारधारा, जदों एक नवा फ्रैश माइंड आउंदा है जो कि एक जनरेशन चेंज होती है अज की जिस दी सब तो वड्डी लोड़ है। कारण जिहड़े आर्थोडॉक्स स्टाइल पिछली साड़ी चली आ रही सी, सब अपने अपने एक कैलीबर के हिसाब नाल सर्विसेस करते हैं, पर जो अजकल की नीड है, अजकल की जरूरत है, वो हेल्थ, एजुकेशन और इंपावरमेंट, जिहड़ी 3 चीज़ां ने उस तो साडे समाज चो फोकस बहुत घट किया गया। लेकिन अज जदों तो ये 4 साल तो एक नवी फ्रैश सोच के नाल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा की बागडोर संभाली है, उस दिन तो यह नवा काम शुरू होया है। हैल्थ के बहुत वड्डे काम हुए हैं, एजुकेशन फील्ड में होए हैं, तो यह जो चीज़ हुण आया कि हैल्थ और एजुकेशन तो बाद जी अगली स्टैप है वो सानू एक एम्पावरमेंट वास्ते चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जोड़ा एक स्थाई रोजगार साढ़े बच्चों वास्ते, साढ़े परिवारों वास्ते और ओनली जो साढ़े सिख कौम के बच्चे ने। सो आज सब लोग आप सब आए हो और इस बहुत ही सुंदर उपराला जोड़ा है, बहुत ही वड्डा एक इवेंट होने जा रहा है, उसका हिस्सा बनन आप सब लोग आए हो। सारियां जी बहुत बहुत सत श्री अकाल, वेलकम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा सब की तरफों, तो मेरे वीर हरपाल सिंह भाटिया मोनू तरफों आप सब जी का वेलकम है। आप सब जिन्हों आपने जो कॉल किया है, आप सब जिन्हों इन्फॉर्मेशन मिली सी, उसका प्रयोजन आप सब जिन्हों पता है कि आप सब लोग आप इत्थे क्यों आए हो। देखो जी, बेसिक साड़ा जिस तरह गृहस्थ जीवन है, साड़ा एक परिवार है, परिवार दे विच सब तो वड्डी एक लोड़ होंदी है कि एक स्थाई रोजगार होवे, साडी इनकम का सोर्स, परमानेंट इनकम का सोर्स होवे, ताकि साडी जीवन की गड्डी बहुत अच्छी तरह चलती रहे। उहदे वास्ते हमेशा तो कुछ परिवार ने, कुछ लड़के ने, कुछ बच्चियां ने जिहड़ियां बहुत स्मूथली निकल जाते हैं, पर कदे कदे किते दी कुछ अड़चना आ जांदियां ने, वो प्रॉपर कंपनीज अप्रोच नहीं कर पाते या कुछ जानकारी के अभाव में रह जाते हैं। हुण इत्थे सारा का सारा पूरा का पूरा सैटअप कह दिए, एक प्लेटफॉर्म कह लीए कि एको जगह पर ताकि 31 अगस्त को जो जॉब फेयर होने जा रहा है, पूरा सेटअप, बहुत सारे ऑप्शंस, सब कुछ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, बहुत सारे ऑप्शंस आप वास्ते खुले रखे हैं और किस तरह आप सब जी ने क्यों आए हो, किस तरह इंटरव्यू फेस करना है, किस तरह इंटरव्यू क्रैक करना है। कोई इंटरव्यूज़ के कोई प्रोटोकॉल होंगे ने, कंपनीज़ की कोई डिमांड होंदियां ने, कुछ एक सलीका, कुछ एटिकेट होंदा है, जिस करके असी लोग पिछे रह जाने। कारण कंपनीज़ ने बहुत वाइड एंगल देख दिए कि तुसी अंदर किस तरह एंटर कर रहे हो, तुसी बैठ किस तरह रहे हो, तुहाडा वे ऑफ टॉकिंग की है, यह सब चीज़ां कंपनी देखती है। तो इस कंपनी को देखने वास्ते अज एक वर्कशॉप आपके वास्ते रखी है और मैं उस वर्कशॉप के वास्ते पहलों आप सब जी को इंट्रोड्यूस करा, उस तो पहलों मैं बुला रहा हाँ आप सब जी के वेलकम वास्ते और जानकारी वास्ते। कारण है सब इतना वड्डा जोड़ा जॉब फेयर है, पहलों भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए ने, साड़ा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम होया है या साढ़े बैसाखी मेले हुए ने, डिफरेंट टाइप्स के जोड़े प्रोग्राम होए, वो आइडिया से जोड़ा वो सारा वीर हरपाल सिंह दी। तो यदी बहुत ज़्यादा जानकारी अते एक वेलकम और उसके वास्ते मैं आमंत्रित करदा स्टेज पर हरपाल सिंह भाटिया मोनू, प्रेजिडेंट MPC जी। आप सब लोग प्लीज़ थोड़ा जा वेल ऑर्गेनाइज होकर बैठ जाओ ताकि साड़ी गल करन जो साढ़े कॉन्वरसेशन च बहुत अच्छा रहेगा। जाओ ना, सब अगे आ जाओ, तो सीट्स खाली है, वहाँ पे आ जाओ। चलो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यह जो सिख जॉब फेयर है, असी अज तो 4 महीने पहले असी प्लैनिंग च लिता सी कि इहनूं असी करना है पूरा, क्योंकि इन्ने बच्चों को प्रॉपर किसी को जॉब मिल नहीं रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम की है कि एम्पलॉयर्स भी बंदे चाहिए ने और तुहानू भी जॉब चाहिए है, लेकिन एक कोई ब्रिज नहीं सी विच। अज असी कोशिश की है कि जिन्नी वड्डी कंपनीज़ ने, जिन्हें साड़ी टच विच कंपनीज़ ने, उन्होंने असी उत उपर लैके आईए और साढ़े लोगों असी कोशिश करिए कि इन्हों प्रायोरिटी मिल जाए। बेसिकली असी इस हिसाब नाल प्लैनिंग की सी, मतलब पहले मैं सोचा सी कि असी इंदौर का करांगे, तो असी पूरा ऑनलाइन इहदा फॉर्म वगैरह तो सबने भरिया ही है, तो ऑनलाइन असी पूरा इहदा करता, लेकिन धीरे धीरे करके इंदौर तो बाहर के लोग भी आने लग गए और फिर
पूरे ऑल ओवर इंडिया तो आने लग गए। तो साढ़े कोल हजे जो 15 स्टेट्स तो टोटल एप्लीकेशनस आईਆਂ ने 1100 सिख बच्चे हजे तक रजिस्टर कर चुके हैं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਕਤਾ ਉਹਨੂੰ क्योंकि ज़्यादा अपन करांगे तो प्रॉब्लम ही आएगा। तो 1100 बच्चों विचों एक बहुत अच्छी गल जो है वे 45% लड़कियां ने, 450 तो ऊपर लड़कियां आई हैं और बाकी सब लड़के आए। तो हुण साडी को हजे कोशिश जो है वे असी 31 तारीख को तुहाडे सब दे असी इंटरव्यू डिसाइड ऑलरेडी करते हैं, तुहानूं मेल आ जाएगी कि तुहाडा इंटरव्यू कितने बजे होना है। सब दे स्टॉल लगेंगे जो कंपनियां आ रही ने उस मतलब होटल्स भी ने, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, अपना तुहाडा ऑटोमोबाइल्स हो गई, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तुहाडा अपना फार्मा इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, कुछ अपना इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, बैंक्स हो गई, सिक्योरिटी कंपनीज़ ने, कॉल सेंटर्स कंपनीज़ ने। तो बहुत सारे एवें दे लोग आ रहे हैं। तो और काफ़ी साढ़े कुछ लोग बॉम्बे तो भी आ रहे हैं जो वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट ने उत्थे, वो लोग भी इन्हू सपोर्ट करते मैंने, होर भी बहुत सारे लोग इन सपोर्ट कर रहे हैं। असी ट्रायल बेसिस के उपर इस साल किया, अगले साल कोशिश करके असी ऑल ओवर इंडिया का पूरा प्रोग्राम करांगे और वड्डा प्रोग्राम करांगे। तो यह साडा स्टार्टिंग से असी सीख रहे हैं इस तो कि होर की साडे तो गलतियां आउंदियां ने, की होंदा है। लेकिन सब तो वड्डी चीज़ जो किसी भी आदमी वास्ते वे, बच्चे वास्ते वे, अपना कैरियर, ठीक है। तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ सोच के ਅੱਜ HR कंपनी ਨੂੰ हायर किया कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਸਾਡਾ काम है ਤੁਹਾਨੂੰ बिठाना, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय ਨੂੰ सामने बिठा देना, लेकिन ਉਹਨੂੰ क्रैक करना ਤੁਹਾਡਾ काम है, ਤੁਹਾਨੂੰ क्रैक करना पेगा इंटरव्यू। उस च मैं नहीं कह सकता कि यह बंदा नहीं एलिजिबल है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फिर भी रख लो, यह तो नहीं हो पाएगा। तो इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ इस तो सीखो कि किवें अपन ने उत्थे अपना प्रेजेंट किवें करना है, किवें की करना है, ਤੁਹਾਨੂੰ सब ਨੂੰ सीखना पेगा। और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ अज अजे काफ़ी लोग नहीं आ पाए, असी इनू ऑनलाइन भी असी पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं और इनू थोड़े मेल्स के उपर भी सारा असी वीडियो पा देंगे। जो नहीं आ पाए घट्टो घट्ट घर बैठ के इनू देख लें। और 31 तारीख को पूरा सिस्टमैटिक पूरा बनया, हर कंपनी के स्टॉल्स ने, तुहाडे ऑलरेडी इंटरव्यू तय होंगे, तुसीं बाहर आओगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, तुहाडा कार्ड बनेगा, तुहानू अंदर आना है, तुहानू जिथे इंटरव्यू देने ने। और फिर तुहानू जॉब मिली है कि नहीं मिली, असीं तुहानू मेल दे उस च दसांगे तुहानू कित्थे की मिलिया। और 7 तारीख या 8 तारीख को असी एक फंक्शन होर करांगे, इत्थे ही करांगे, उहदे अंदर असी सारे अपॉइंटमेंट लैटर्स वगैरह जिन्ने लोगों ने असी करा पाएंगे सब नूं डिस्ट्रीब्यूट करांगे। यह पूरा प्लैनिंग है। और हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियां भी होन क्योंकि फर्स्ट टाइम है साढ़े वास्ते भी, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा प्रोफेशनल सिस्टम नाल असी काम कर सकीए। तो हुण तुसीं सारे एक बार इनू देखो पूरा, और इस तो जो फ़ायदा लै सकते हो बिल्कुल लो, सिंसीयरली पूरा कर रहा जी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ां करने में, तुहाडे वास्ते ही है, सब वास्ते। बहुत साडी टीम लगी हुई है, साडे पूरे जिन्ने गुरसिंह सभा के कुछ मैंबर भी साडे आए हुए हैं। 4 महीने सानू हो गए सब अरेंज करते करते। तो यह सब तुहाडे वास्ते किया है कि तुहानू प्रॉपर तुहाडा जो हजे एक रुकिया होया सिस्टम वो चल पे। तो पूरा अपना टाइम पूरा इत्थे दो, पूरा अपना फोन वोन बंद करके पूरा इनू सीखो और फायदा लो ਇਹਦਾ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही नवी सोच वास्ते, कारण सोचते अच्छा सब लोग ने, पर जदों भी एक प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर एफर्ट्स के नाल अगर बॉल ना हिट किया जाए तो मैक्सिमम रिजल्ट देती है। सो अच्छी सोच के नाल बहुत अच्छे एफर्ट्स ने। और आप सब जी ने जिस तरह उन्हें दस्या हरपाल सिंह ने कि ये बहुत मेहनत लगती है और बहुत एक्सपेंसिव काम है, कोई आसानी नाल नहीं हो जाता। और बहुत अच्छी थिंकिंग, बहुत सारा टीम वर्क और बहुत सारे माइंड ये लगते हैं। सो हुण अपन अपनी नैक्सट स्टैप पर आ जाइए कि जिस करके आज सबनों आपने इत्थे बुलाया है और बुलाने के वास्ते जो जॉब फेयर होने लगा है उसकी जानकारी और किस तरह आप सब जी ने उस जॉब फेयर से अपीयर होना, उस दे वास्ते सिख जॉब फेयर 31 अगस्त 25 प्री इवेंट गाइड टू क्रैकिंग इंटरव्यूज़ एक्सक्लूसिव फॉर सिख जॉब फेयर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। साढ़े अज के स्पीकर ने जोरदार तालियां इन्होंने वास्ते अमित भार्गव जी, वेलकम अमित जी। HR solvent with 25 years of experience in human resources, ex Airtel, ex Shriram Group, founder ProCure HR एंड फिर लाइफ वेंचर्स, बहुत वड्डी कंपनियां ने जिहदे नाल जुड़कर बहुत टाइम तो सेवा कर रहे हैं। और अज जो टॉपिक्स ने जो डिस्कस आप जी दे नाल करेंगे, हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़, और दूसरा है हाउ टू राइट एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम
ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਿਊਮ आपने किस तरह लिखना है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। दूसरी चीज़ है कि इन्हों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देना, जी टीम जी आई है वो बहुत एक्सपीरियंसड और बहुत ही ज़्यादा काबिल टीम है, बड़ी लिटरेट टीम है और बहुत तजुर्बे के नाल आई है। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स का कितने लोगों का उस जड़ा एम्प्लॉयमेंट है वो मदद कर चुके हैं जिन्होंने अच्छे मुकाम पर पहुँचा चुके हैं। अमित is a seasoned HR professional with over 27 years of rich experience spanning human resources, administration and training. He brings deep expertise in talent management, succession planning, strategic HRM and learning and development. Over the years, Amit has held leadership roles with the large conglomerates such as the Shriram Group, ex-Shriram, and Bharti Airtel, ex-Airtel, as well as dynamic IT companies including Suvi, Dispark and Web Dunia and Aptech. Currently, Amit mentors the team at Procure HR and Procure Infotech and extends his expertise as a trusted advisor to several corporates and high-growth startups. Recognized for his strategic insight and people-first approach, Amit is passionate about building futures-ready organizations while nurturing leadership and capability, building across the industries. He is also the brain behind the Fairlife and Fairlife Ventures Private Limited. एक बारी जोरदार तालियां अमित जी वास्ते। यह एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है अमित जी का और अमित जी मैं आपको आमंत्रित करता हूं स्टेज पे। आप अगला जो इन स्टूडेंट्स के साथ जॉब फेयर्स के कैंडिडेट्स के साथ आप वार्तालाप भी करें और आपकी टीम का भी परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल। थैंक यू सुरजीत जी एंड थैंक यू मोनू भाटिया जी, राजदीप जी, ये मंच देने के लिए। मैं अमित भार्गव और मैं चाहता हूँ मेरी टीम को भी एक बार यहाँ बुला लिया जाए ताकि एक बार आपको इंट्रोडक्शन दें और फिर अपन सेशन की तरफ मूव करते हैं। सौरभ जी प्लीज़ आइए, शिप्रा एंड कोमल। सौरभ जी हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, 25 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, खासकर टेलीकॉम में ये 15 साल से ज़्यादा रहे हैं। तो एयरटेल जैसी कंपनी के एंटरप्राइज सेल्स हेड रहे हैं, एडटेक और लीगल टेक में भी रहे हैं। साथ के साथ कोमल चावला अपने ही इंदौर से और हमारे साथ 6 साल तो अभी और पहले भी श्रीराम में करीब करीब 6 साल हमारे साथ रही हैं। तो कोमल हमारे यहाँ सीनियर रिक्रूटमेंट हेड पूरे एमपी छत्तीसगढ़ को हेड करती हैं। शिप्रा बत्रा ये करीब करीब आप मान लीजिए 15 साल का एक्सपीरियंस कैरी करती हैं डेटा एनालिटिक्स में, जो सपोर्ट करती हैं काफ़ी तरह की MISs, डैशबोर्ड्स और किसी भी तरह की आपको डेटा रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हो। हम सब मिल के 31 तारीख को एक सक्सेसफुल दिवस बनाना चाहते हैं और मैं इस चीज़ को बहुत बड़ा मानता हूँ। मोनू जी ने बहुत बड़ी इनिशिएटिव ली है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है इसका पार्ट बन के। सो मोनू जी धन्यवाद वापस से एंड थैंक यू एवरीवन। आप लोग प्लीज़। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बार मैं ये चाहता हूँ कितने लोग पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं? फ्रेशर्स कितने हैं? हाथ खड़ा करें। ओके, पहली बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो पहले जॉब कर चुके हैं और अभी वापस जॉब ढूंढ रहे हैं, तो लगभग बराबर हमारी ऑडियंस है। सो आज कोशिश ये है कि विल वर्क ऑन 2 एरियाज़। एक तो जो आपका बायोडाटा या रेज्यूमे या करिकुलम विटे जो भी बोलते हैं उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सके। आई एम श्योर आप सबके पास रेडी है, आपने तभी अप्लाई किया है और हमारे पोर्टल पे अपलोड भी है। बट अगर अपने को और उसमें कुछ गुंजाइश लगे, क्योंकि मैंने कुछ बायोडाटा देखे तो मुझे लगता है कि कहीं गुंजाइश हैं और एक पैटर्न अपन अगर बना लेंगे तो बेहतर होगा, है ना। दूसरी चीज़ कि एज एन एम्प्लॉयर भी रहा हूँ मैंने कम से कम 12-13 हज़ार इंटरव्यूज़ लिए हैं मेरी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि कुछ टिप्स मैं आपको दे पाऊँ जिससे आप अपने इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करें। आवाज़ आ रही है पीछे तक? ओके, नेक्स्ट प्लीज़। ओके, सो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव हमारा है आज का, अगर ऑब्जेक्टिव वाइज देखें तो हम लोग ये चाहते हैं कि
हर व्यक्ति जो यहाँ आया है वो एक ना एक जॉब लेके जाए। आज अपने 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है और मुझे पूरी उम्मीद है करीब करीब 1000 लोग आएंगे भी 31 को। तो हमें हर एक को एक जॉब दिलाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही इंटरव्यू से आपको वो एक जॉब मिल जाए। तो हो सकता है आपको मल्टीपल इंटरव्यूज़ देने पड़े उसी दिन, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जो उस दिन एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं, जिनको हम कॉरपोरेट्स बोलते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे सिलेक्शन करते हैं, है ना। सो कॉरपोरेट होता क्या है? कॉरपोरेट वो होता है जो बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सिमरन ग्रुप है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो एक कॉरपोरेट है। मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं, मल्टीपल लोग काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इसमें। ये ऑपरेट फॉर प्रॉफिट करते हैं, ये एनजीओ नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, फॉर प्रॉफिट है। फॉर प्रॉफिट है तभी आगे ऐसे इवेंट होस्ट कर पा रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने बताया, रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। तो आपने बोला बस मुझे जॉब चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, किस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। लास्टली इन सब में हर एक की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। स्किल्स होते हैं, जैसे अपन लेबर कैटेगरी के जॉब रहते हैं उसमें हम ज़्यादातर उसको स्किल बोलते हैं, लेकिन आज की तारीख में डेटा भी एक स्किल है, एक्सेल पे काम करना भी एक स्किल है। कॉम्पिटेंसीज है कि आपकी इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपकी बेसिक नेचर क्या है। अगर मैं आज एचआर में 25 साल से ज़्यादा काम किया है, ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छा सेल्स वाला बन सकूं, या ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छा अकाउंट्स वाला बन सकूं। तो मेरी कॉम्पिटेंसीज एचआर के टुवर्ड्स है। ऐसे ही आपकी खुद का एक रुझान होगा सोचने का, और आप लोगों के अंदर की कुछ ट्रेट्स होंगी आपके। कई बार अपन लेबर में भी देखते हैं कि कई लोग लेबर का काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, राइट, क्योंकि उनका शरीर की बनावट से लेकर उनकी सोचने का तरीका अलग हो सकता है। सो ये स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज बहुत ज़रूरी होती हैं समझने के लिए, और यही चीज़ आप लोगों को अपने बारे में जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतने साल पढ़ाई करी। अब किसी ने साइंस लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, किसी ने इंजीनियरिंग करी, किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने एमबीए भी किया है, राइट। तो आपने एक काउंसलिंग ली होगी, पढ़ाई करी होगी उस दिशा में, है ना। सो एक तो ये है, तो समझना ये जरूरी है कि जब अपन कॉर्पोरेट में जॉब लेने जाते हैं, हमारा खुद का क्लियर होना, अगर हम एक्सपीरियंस्ड है तो जो अपन एक्सपीरियंस में हैं क्या वो सही दिशा में अपन जा रहे हैं, वो समझना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़। सो फ्रेशर्स और जॉब सीकर्स दोनों के लिए एक जो समझने की ज़रूरत है, वो पूरे इकोसिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। कई जॉब जो पहले हुआ करते थे अब ख़त्म हो गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कई चीज़ें बदलती जा रही हैं। हम पहले बैंकिंग में बहुत सारी जॉब्स हुआ करती थी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में। आज एटीएम से हम पैसे निकाल पाते हैं, अपने मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग से अपन बैंकिंग कर पाते हैं, राइट। और कई चीज़ें और भी हुआ करती थी, बिजनेस के बिजनेस ही गायब हो गए। क्यों हो गए, कैसे हो गए, वो समय अनुसार प्रोग्रेस को दर्शाता भी है, और ये भी हमें दर्शाता है कि हमें अपने आप को भी थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए अपस्किल करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, और चेंजिंग ग्लोबल ट्रेंड्स को सोच सोच के अपने को अपना अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि आईटी में पहले, जैसे आईटी में कितने लोग हैं यहाँ पे, कोई हैं जो आईटी में से आए? सो पहले आईबीएम का नाम सुना होगा, अब आईबीएम मेन फ्रेम्स करके चलता था, बड़े बड़े बैंक उस पर चलते थे। आज कोई बैंक उस पर नहीं है, राइट। सो ऐसे फॉक्स प्रो एक सॉफ्टवेयर चलता था, अब वो नहीं है। तो अगर अपन उसी टेक्नोलॉजी या उसी कार्य में वैसे ही काम करते रहेंगे तो भी अपन आगे जॉब्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन भी जैसे जैसे आप पुराने होते हो सिस्टम में तो इवॉल्व होती है। तो जो लोग एक्सपीरियंस है, खासकर आपके लिए, कि अब आप जो भी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बेसिक्स आते हों। सपोज आप किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से काम करके आ रहे हो और आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको टैली आना ज़रूरी है। आपको कॉमर्स के हिसाब से आपने जो पढ़ा था उसको आपने जेवीज और उसको राइट करते वक्त या ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त याद करना चाहिए। आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करके एमबीए करके आए हो तो आपको सेल्स के बेसिक्स आने चाहिए, राइट। बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जैसे आज एआई आ गया है तो कई चीज़ें में हमें लगता है कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, बट एआई कई जॉब्स बना भी रहा है, तो हमें वो चीज़ को भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और आखिरी चीज़ है कि की स्किल्स और अपने माइंडसेट के ऊपर बहुत कुछ है। आपका माइंडसेट आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर आप ये सोच के नौकरी कर रहे हैं कि बस एक जॉब मिल जाए मेरी, थोड़े दिन चल जाए, फिर मैं देखूंगा क्या करना है, उसकी जगह आप एक बार विचार कीजिए कि मेरे को कौन सा करियर जो ऐसा है
जॉब और करियर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जॉब एक इमीडिएट नीड को फुलफिल करता है, करियर आपके रोड मैप बनाते हैं आने वाले सालों के लिए, है ना। तो आपको अपना करियर कैसे चूज़ करना है। सो यहाँ पे अपन एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो भी है वो हाथ खड़ा करें। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा एक ही कंपनी में काम किया हुआ है? 2 साल से ज़्यादा एक जगह टिक के काम किया हुआ है। आप देखिए बहुत कम हाथ हैं यहाँ पे। जितने लोग वर्किंग थे उनमें से हार्डली 10%। अब इसको आप उस चीज़ से एंगल से सोचिए कि एक एम्प्लॉयर है, वो आपको जब लेता है तो ये भी सोच के लेता है कि मैं आप में इन्वेस्ट करूँगा, आपको ट्रेन करूँगा, आपको डेवलप करूँगा, और आप जब डेवलप हो जाएंगे तब कंट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म करियर भी सोच के आपको अपनी जॉब को लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 6-6 महीने 2-3 जगह काम कर लिया। अब जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाली कंपनी आप पे विश्वास नहीं कर पाती, राइट। तो ये चीज़ भी आपको रखना पड़ेगा कि माइंड में कि मैं अगला जो जॉब लेने वाला हूँ, मैं अपना जो भी जॉब या अपनी जो भी जॉब लूँगी या लूँगा, मैं उसमें सोच समझ के ऑप्शन पे जाऊँगा या जाऊँगी कि ये रोल मेरे लिए फिट है, मैं इस रोल के लिए फिट हूँ, फिर आप उसके लिए अप्लाई करें, है ना। तो हमारे करीब करीब मोनू जी 35 से 40 एम्प्लॉयर्स टोटल अपने साथ जुड़ रहे हैं ना, करीब 30 के आसपास। ओके जी जी जी। तो हम लोग जो भी जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उसमें आपको मल्टीपल एम्प्लॉयर्स में ऑप्शंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। सो एक चीज़ जो है, आपको जॉब रेडी तो होना है, बट आज के बाद फ्यूचर के लिए भी रेडी होना है। आप अपने आप में एक ब्रांड बनने वाले हो। सो अपनी ब्रांड अगर अपने आप को बनना है तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम हैप्पी टू सी कि कई लोग फॉर्मल्स में आए हैं आज भी। उस दिन जिस दिन हमारा जॉब फेयर है, मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि सब लोग फॉर्मल्स में आए, राइट। जेंट्स ट्राउज़र शर्ट्स बेस्ट रहता है, नो आपको कोट पैंट पहनने नहीं बोल रहे, बट ट्राउज़र और शर्ट, जनरली डार्क ट्राउज़र्स लाइट शर्ट वो प्रेफर्ड रहती है, या फिर कॉम्बिनेशन जैसे मैंने पहना है, लाइट पैंट है तो तब आप डार्क शर्ट पहन सकते हो। लेडीज़ आप जो भी कंफर्टेबली जिसमें कंफर्टेबल रहें वो पहने, चाहे वेस्टर्न आउटफिट हो चाहे आपका ट्रेडिशनल हो, बट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हो, सो दैट उस समय जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएं तो यू शुड नॉट बी कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ। आप अपने बारे में कॉन्शियस ना रहते हुए आप उस इंटरव्यू पे फोकस कर पाएँ। ये चीज़ आप लोग प्रॉमिस कर सकते हैं मुझसे? कैन आई सी द रेज ऑफ हैंड्स? हाथ उठाएं सब लोग जी। और पर्सनल ब्रांड बन रहे हो आप। आज आप जो भी आपकी फ़ोटो लिंक्डइन पे डालते हो, आप अपने अगर कभी कभी रिज्यूमे पे भी डालते हो, वो फ़ोटो आपके बारे में पहला इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो अपन शादी ब्याहों में जो फ़ोटो खिंचाते हैं और जो अपन प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल है, दोनों अलग होता है। आप मेरी फ़ोटो आपने देखी थी, मैं कोट में था, करेक्ट, एक वो प्रोफेशनल आउटलुक है। और अगर मैं आज कुछ और वियर्ड से कपड़े पहन के आता तो वो इमेज के साथ जाता नहीं। वैसे ही आप जब उस दिन कैरी करेंगे अपने प्रोफाइल्स को, या आपने लिंक्डइन की लिंक डाली भी है आपके सीवी पे, आप ये कोशिश करिए कि अपने आज ही जाके अपने सोशल मीडिया में खासकर लिंक्डइन की प्रोफाइल में बेटर फोटोग्राफ डालिए। अपने बारे में जो भी लिखें उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अपना नाम, घर का नाम और अपना ऑफिशियल नाम अलग होता है, तो ऑफिशियल नाम रखें, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाएगा। क्या ये कर सकते हैं अपन? इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट का काम है। सेम वे आज फेसबुक में भी आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन करें, उसमें भी करिए। मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसको। आजकल कंपनी आपका बैकग्राउंड वेरीफाई करते वक्त आप किस तरह की सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी देखते हैं और उससे इमेज क्रिएट करते हैं आपके बारे में कि आप किस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप किस तरह की चीज़ों को लाइक कर रहे हैं। कई बार रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर हो जाता है, कई बार कुछ अलग तरह के कंटेंट को हम लोग लाइक करते हैं। ये सब आपकी इमेज बिल्डिंग में काम कर रहा है। तो आज से आप ये कोशिश करिए कि अपनी प्रोफेशनल इमेज एकदम हमें क्लीन रखनी है, और उसमें ऐसी कोई चीज़ ना मौका मिले जिससे हमारा एम्प्लॉयर हमारे ऊपर सवाल उठा पाए।
और साथ के साथ जो रिज्यूमे है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको अपनी क्वालिफिकेशन, अपने स्किल्स को पोर्ट्रे करने का एक ही मौका मिलता है हमें, तो वो हम लोग पेश करें। अभी तक सब लोगों को समझ आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चंस? हम 10 मिनट का समय आपको क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन के बाद देंगे। नेक्स्ट प्लीज शिप्रा, नेक्स्ट। ओके, सो आप इस लाइन को अगर पढ़ेंगे, आपके रिक्रूटर से बात करने से पहले आपका रिज्यूमे उससे बात कर रहा होता है। आपका पहचान आपका रिज्यूमे है, तो आप जब तक पहुंचोगे तब तक एम्प्लॉयर जो है वो अपना हाथ में आपका रिज्यूमे लेके बैठा हुआ है। वो जो रिज्यूमे देख रहा है, एक तरह से आपकी एक इमेज उसने क्रिएट कर ली है। तो आप समझ रहे हैं ना कितना इम्पॉर्टेंट है रिज्यूमे का सही तरीके से पेश होना। हम लोग आई थिंक राजदीप जी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक फॉर्मेट बनाने के लिए, एक स्टैंडर्डाइज जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट हम बनवा रहे हैं आपके लिए, जो उस दिन आपको मिलेगा। आप उसकी 3 या 4 कॉपी में बना लीजिए। वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, आपका किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके परसेंटेज कितने थे, 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे, ये सब याद करके आइएगा। अगर हुआ तो अपन इनको मेल ही कर देंगे सर वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट, और उसको भर के 5 या 6 कॉपीज़ में लेके आइए, अपने रिज्यूमे के साथ लगाइए, तो वो कवरिंग लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्मेट हो जाएगा। साथ के साथ उसके अंदर आपने जो भी अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप उसमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में भी लिख सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी में काम करते थे, कब से कब तक काम करते थे, कौन से रोल में काम करते थे, क्या आपकी उस समय सैलरी थी, सो दैट जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप 2 लाख पे थे या 3 लाख पे थे या 4 लाख पे थे सालाना, ताकि वो आपको जॉब ऑफर करते वक्त एक आपके बारे में भूमिका बना ले। सो रिज्यूमे की कैसी आउटलुक होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे अब, बट ये याद रखिए कि इट्स योर रिज्यूमे दैट बिल्ड्स योर ब्रांड इमेज, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज। काफ़ी चीज़ें तो मैंने कवर कर ली, बट वापस से आपके लिए जानकारी के लिए, रिज्यूमे क्यों इम्प्रेसिव होना चाहिए? क्योंकि वो कुछ सेकंड्स में आपके बारे में एक इमेज क्रिएट करता है, ग्रैब्स अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर इन सेकंड्स, गेट्स यू टू द इंटरव्यू स्टेज। कई बार अपन ऑनलाइन भेजते हैं CV, अभी तो आप मिले ही नहीं हो, तो अगर वो CV सही नहीं होगा तो वहीं पर रिजेक्ट हो गए, तो आगे की चांस खत्म। हाईलाइट्स ऑफ वैल्यू, आपके बारे में जो भी इमेज बन रही है वो आपकी कीमत आंकता है, और शोज दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। मतलब आपका CV अगर अच्छे से बना हुआ है तो वो एम्प्लॉयर को खुशी देता है कि ये बंदा तैयारी करके आया है। कोई नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट आके उनका टाइम वेस्ट करे, ना आप चाहोगे कि एम्प्लॉयर आपका टाइम वेस्ट करे। कोई आपके CV देख के बोले कि भैया CV वापस बना के लेके आओ, तब बात करेंगे, कैसा लगेगा आपको? ऐसे ही कोई एम्प्लॉयर है, उसके सामने कोई अंडर प्रिपेयर्ड जाएगा तो वो भी बुरा मानेगा। अपने को सोचना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? ये CV आपकी स्टोरी बताता है छोटी सी, एंड आपको मैच करता है रोल से। आप अकाउंटिंग के जॉब के लिए जा रहे हो और आपका रिज्यूमे में अकाउंटिंग का A भी नहीं है, या आप सेल्स की जॉब में जा रहे हो और आपका पूरा अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो नहीं चलेगा। तो जॉब मैच भी वहीं के वहीं हो जाता है। सो इसीलिए एम्प्लॉयर्स जब अपने जॉब्स पोस्ट कर रहे हैं या आपको पता चलेगा कि ये जॉब रोल्स हैं, तो आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हो, तो आप उसी जॉब में अप्लाई कीजिए जिसके अंदर आपका या तो एक्सपीरियंस है या रुझान है। रुझान मतलब आपकी इंटरेस्ट है उस डायरेक्शन में, राइट? नेक्स्ट, अब क्विकली हम डूज एंड डोंट्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिज्यूमे में। सो डूज एंड डोंट्स में आपका CV का क्लियर होना, क्लैरिटी मतलब उसके अंदर ये क्लियर हो कि आप किस तरह के प्रोफाइल है आपकी, कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी, आपका रेलेवेंस क्या है इस जॉब रोल से, वो इस्टेब्लिश हो, और एक प्रोफेशनली बना हुआ रिज्यूमे हो। आज आप गूगल पे जाएंगे, आपको 50 तरीके मिल जाएंगे फॉर्मेट। मैं किसी को कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं देना चाहता, क्योंकि आप अपना CV में अपना मन से बेटर फॉर्मेट डाल सकते हो। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आपकी इंग्लिश कमज़ोर हो तो भी आप पूरी कोशिश कीजिए रिज्यूमे पे तो अपन उस चीज़ को जाहिर ना होने दें। ऑफ कोर्स आप अपने जब इंटरव्यू के दौरान बोलेंगे, आपसे हो सकता है प्रेफर्ड लैंग्वेज पूछी जाए, तो आप बोल सकते हो कि सर आई विल प्रेफर हिंदी या पंजाबी या मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वुड बी बेटर। जैसे मैं आपको हिंदी में भी बोल रहा हूँ और कुछ वर्ड्स में इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, तो समझ भी आ रहा है। मोनू जी ने पंजाबी और हिंदी भी मिक्स करके बोली, वो भी समझ में आ रही। तो समझने वाले
को वो समझ जाए, लेकिन रिज्यूमे लेवल पे रिजेक्ट नहीं होना है, वो आपको सबसे पहले स्टेप 1 है, ठीक है। अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी है कि हमें बड़ा सा ऑब्जेक्टिव डालना है, मेरा एस्पिरेशन डालना है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं इतना बड़ा बड़ा जो कॉपी पेस्ट करके अपन अपने फ्रेंड्स का लगा देते, नहीं, आप सिंपल रखिए। आउटडेटेड हो गया ये चीज़, ठीक है। सीवी में और क्या क्या चाहिए आप वो हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। यूज़ अ क्लीन मिनिमलिस्ट लेआउट। मिनिमलिस्ट मतलब बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डालिए। आजकल वो 4 पेज या 5 पेज का सीवी का ज़माना ख़त्म हो गया, 1 मैक्सिमम 2 पेज, कितना भी एक्सपीरियंस हो। दूसरा, रेलेवेंट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जैसे naukri.com पे सीवी डलता है तो वो जॉब सर्च करने वाले रिक्रूटर कीवर्ड डालते हैं कि भाई एक्सपीरियंस हो गया या इंडस्ट्री हो गई या आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, वो कीवर्ड्स में डलता है। प्रोफेशनल समरी अपनी बन गई कि मैं क्या हूँ, जो भी आपको लिखना है अपने खुद के प्रोफाइल के बारे में। आपके अचीवमेंट्स के लिए एक छोटी सी जगह होनी चाहिए। टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, अगर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हैं तो आप जावा में अपने आप को 5 में से कितना देते हैं, या आप अगर VB.NET में हैं तो अपने आप को क्या देते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, आप अपने आप को 5 में से रिटर्न या स्पीकिंग या जो भी अपन वर्बल में कितना देते हैं। और अपनी जो भी आप अचीवमेंट्स या जॉब करें हैं अगर, तो उसमें बुलेट पॉइंट पे लिखिए कि आप क्या करते थे। एक स्टोरी टाइप मत लिखिए, उसमें बुलेट्स में समझ में जल्दी आता है कि मैं ये रोल था एक्स, मैं HR था तो मेरा रिक्रूटमेंट था, पेरोल था, कंप्लायंसेस था, तो ये बुलेटेड हो गई, ठीक है। हैंडल्ड रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड ऑल दैट। और अपनी जनरली आप अगर एक्सपीरियंसड हैं तो आप अभी करंट जॉब जो है आपका, वो सबसे मतलब अपने CV में जब वो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आएंगे, सबसे पहले करंट जॉब का लिखिए, कब से काम कर रहे हैं, और अगर अभी तक काम करें तो टिल डेट लिख दीजिए। लेकिन अगर आप छोड़ चुके हैं जो लास्ट जॉब, तो जब से आप वहाँ कर रहे थे और जब तक किया है वहाँ लिख दीजिए, उसमें टिल डेट मत मेंशन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अभी कहाँ कर रहे हो, और तब आप बोलोगे कि साहब मैं छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ, राइट। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आजकल एम्प्लॉयर इमीडिएट जॉइनर भी देख रहा है। कई बार वो आपका एक्सपीरियंस आप लिखना तो चाहते हो कि भाई मैं टिल डेट नौकरी कर रहा हूँ, जॉब में हो नहीं, लेकिन वो CV रिजेक्ट हो जाता है कि यार ये बंदा तो अभी अवेलेबल नहीं है। वो दिन गए जब आपका जॉबलेस होना बुरा माना जाता था। अगर आज आप जॉबलेस हो, उसका अगर कारण जस्टिफाइड है तो एम्प्लॉयर आपको उस चीज़ पे रिजेक्ट नहीं करता है, आपके सच बोलने पे, आपके ऑनेस्ट रहने पे ज़्यादा प्रसन्न होता है एज एन एम्प्लॉयर, ठीक है। तो अगर आपकी जॉब चली गई है कोई बात नहीं, कोविड के समय तो 25% लोगों की जॉब चली गई थी, बट क्यों गई, क्यों आप वापस जॉब नहीं कर पाए, वो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, राइट। आप 4 बार जॉब से निकाले गए हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। वो आपको मेहनत करनी है, वो एम्प्लॉयर की गलती नहीं है। नया व्यक्ति आपको रिजेक्ट करेगा तो आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आपका CV बोल रहा है कि आप अनस्टेबल करियर पे हो। अब आपको उनको ये कन्विंस करना है कि सर मेरे से गलतियाँ हुई हैं, अब मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा और मैं अब स्टेबल जॉब चाहता हूँ, राइट। और अगर अपन इससे आगे देखें, डोंट्स, शिप्रा नेक्स्ट, क्या नहीं होना चाहिए CV में। लेंदी पैराग्राफ्स नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो उस जॉब संबंधित नहीं है। कई लोग को हम ये भी बोलते हैं कि अगर आप अपने CV के 2 या 3 कॉपी बना लें अलग अलग, कि मेरे को अगर अकाउंट्स वाले में ये डालना है तो ये, और मेरे को अगर डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो ये डेटा वाला, 2 CV आपके बने हुए हैं जिसमें डेटा एनालिटिक्स के रोल में आपने ज़्यादा उस चीज़ को एम्फोसाइज़ किया है कि वो डेटा एनालिटिक्स के रोल से ज़्यादा मेल खाता है, और अकाउंट्स वाले में अकाउंट से खाता है, ठीक है। मतलब आप अपने आप को मिस्टर अमित भार्गव या मिसेस नहीं लिखेंगे, आपका नाम अमित भार्गव या जो भी आपका नाम है वैसा रहेगा। श्री या जो है वो नहीं लिखना है। अपने CV में जो भी फॉन्ट रहें वो एक ही फॉन्ट में पूरा CV बने। आप फॉन्ट समझते हैं, आप अपना वर्ड में अपन बनाते हैं तो कैलिबरी आता है, वर्दाना आता है, कौन सा एरियल आता है, जो भी आता है,
उसको फॉन्ट को रखिए, उसमें साइज़ आप जो हेडिंग्स हैं उनकी साइज़ बढ़ा दीजिए, लेकिन अपना फॉन्ट इधर एरियल है, फिर नीचे कोई और फॉन्ट है, तीसरा और फॉन्ट है, ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट कर करके, क्या बोलते हैं हम लोग, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाला जो सेंटेंस है, ईंट मिली ना रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब अलग अलग चीज़ों को उठा के हमने एक जगह डाल दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और बहुत सारा ग्राफिक्स नहीं डालना है आपके सीवी में। ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल अगर अपने को कलर करना है, ब्लू कलर में 4 चीज़ें हाईलाइट करनी है या येलो कलर करना है किसी एक सेक्शन में, वो करें, लेकिन बहुत सारे ग्राफिक्स डालने से वो सीवी हैवी भी होता है और प्रेफर नहीं किया जाता आजकल। अपने सीवी को प्रूफ रीड मतलब कंटेंट क्या है वो देख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सबको रिमूव करिए। प्रूफ रीड करने के लिए वर्ड में F7 दबा के आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं, F7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है, नेवर फॉल्सिफाई इन्फॉर्मेशन, जो है फैक्चुअली बोलना है, जो चीज़ आती है वो लिखें, जो नहीं आती है और आपने लिख दी और वो इंटरव्यू में आप नहीं जवाब दे पाए, आप वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। एग्जैजरेट नहीं करना है, अपने जो आता है उससे कई ज़्यादा आपने अपनी काबिलियत बता दी, बट इंटरव्यू में फेल हो गए या सिलेक्ट हो भी गए और बाद में जॉब में आप नहीं कर पाए, तो वो आपके जॉब छूटने का कारण बनता है, राइट। और जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स और वो हैं उसको ज़रूर लिखिए कहीं ना कहीं कि आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है। आपको एक्सेल आता है, वर्ड आता है, आउटलुक एक्सप्रेस आता है, ये अच्छी चीज़ें मानी जाती है। जेनरिक और वेग डिस्क्रिप्शन, अगेन ये सेम चीज़ है कि किसी भी तरह की जानकारी जो उस इंटरव्यू से संबंधित नहीं है जानने की ज़रूरत नहीं है। छोटा होगा सीवी चलेगा, बट आपने इधर उधर की कहानी लिख दी नहीं चलेगा। इज़ दिस क्लियर? आप सब लोगों को आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे आपके रिज्यूमे में अब कितने बदलाव लाने हैं या नहीं लाने हैं, ठीक है। आज कल अपने पास 2 दिन का टाइम है, आखिरी दिन तक नहीं छोड़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि अपना रिज्यूमे अच्छा बन गया, अपन ने तैयारी कर ली, अपन वेल प्रिपेयर्ड है अपने रिज्यूमे को लेकर। अब अपने को तैयारी करनी है कि इंटरव्यू में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की बोलते हैं वो है कि थॉरो प्रिपरेशन करनी है अपने को। जो भी जॉब प्रोफाइल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपकी अपीयरेंस, मैंने जैसे बताया प्रोफेशनल अपीयरेंस होनी चाहिए। पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, पॉजिटिव मतलब एक तो कभी भी हम किसी से बात करें तू तड़ाक में नहीं बात करें, आप बोल के करें, बाइज्जत बात करें। और जो भी कम्युनिकेशन है वो अपनी जानकारी आप जो भी दे रहे हैं वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें। और माइंडफुल बॉडी लैंग्वेज, आराम से घूमते फिरते आ रहे हैं वो नहीं चलेगा। सॉरी टू से, आज मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सॉरी आप लोगों को बुरा भी लग सकता है। मैं 3:30 पे आया था और यहाँ पे मेरा मन था 4 बजे सेशन शुरू हो, बट कई लोग 4:15 आ रहे हैं, 4:30 आ रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। इतने सारे लोग आप लोगों के लिए स्पेशली ये एफर्ट कर रहे हैं कि ये जॉब फेयर जैसा बड़ा इवेंट कर रहे हैं आप लोगों के करियर के लिए, और हम लोग ये सिला दे रहे हैं। उस दिन हमारा जो भी कार्यक्रम है, अगर आप लोगों को वहाँ पे बुलाया गया किसी इंटरव्यू में और आप उस समय अवेलेबल नहीं है तो वो आपके लिए रिजेक्शन का एक कारण बन सकता है। सो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना टाइमिंग, अपना वे ऑफ कैरिंग या आज और आने वाले सालों में आपको डिफाइन करेगा। साथ के साथ नेगेटिविटी नहीं कि यार ऐसा ही चलता है, यहाँ तो हो गया होगा सिलेक्शन, छोड़ो यार कौन जाए, ये सब बातें कोई काम की नहीं रहती। आपके करियर में आपको आगे भी तकलीफ देंगी। डिसऑनेस्टी आपको तकलीफ देगी। एक्सेसिव टॉकिंग, आप अपने इंटरव्यू में वो पूछ कुछ रहे हो, आप आंसर कुछ दे रहे हो, या आप जो नहीं आता है उसके बारे में भी स्टोरी बिल्ड कर रहे हो, वो चीज़ें अच्छे में नहीं ली जाएंगी इंटरव्यू में। बैड माउथिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर, अगर आप पिछली किसी कंपनी से निकल के आए हैं और आप लगातार उस कंपनी के बारे में उनको बुरा बोल रहे हैं तो वो चीज़ भी इंटरव्यू में आपको नेगेटिव करेगी। और अनप्रोफेशनल कंडक्ट, जैसे मैंने बताया कि आप तरीके से नहीं आए, प्रोफेशनल ड्रेस नहीं आए। नेक्स्ट मैं थोड़ा और डिटेल करता हूँ इसको, नेक्स्ट प्लीज। इंटरव्यू में रिसर्च द कंपनी
जॉब रोल एंड इंटरव्यूअर थॉरली, अगर आपको उस कंपनी का नाम पता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वो एम्प्लॉयर, उस कंपनी के बारे में पहले से पढ़ लीजिए, कौन से जॉब रोल्स के लिए आपको अप्लाई करना है। हो सकता है आपको ना भी पता चले, वहाँ पे भी आप जब बैठेंगे तो आपके जितना समय रहेगा आप उस कंपनी के बारे में गूगल कर सकते हैं। आज की तारीख में अपना मोबाइल एक पावर हाउस है, उसको किस यूज़ में आप ले रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक पावर हाउस है, गलत और सही दोनों उपयोग हैं उसके। उस समय को यूटिलाइज़ करिए, उस कंपनी के बारे में पढ़िए, उस कंपनी के फाउंडर के बारे में पढ़िए, उस कंपनी के बाद उनकी वेबसाइट अबाउट अस में जाके पढ़िए, वो क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, उनकी सर्विसेज के बारे में पढ़िए, और साथ के साथ जो भी वहाँ पे जॉब रोल्स लिखे रहेंगे कि 1 2 3, उनमें से जो भी आपके रेलेवेंट जॉब रोल है उसमें क्या अपेक्षित है उसके बारे में और पढ़िए कि इस तरह के जॉब रोल में ये मेरी मैचिंग होती है। इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में जो भी है कुछ अपने आप गूगल कर सकते हैं कि किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पढ़िए, प्रिपेयर करिए, अपना आंसर कैसा रहेगा। स्क्रिप्ट लिख के करेंगे तो बेहतर होगा, लिखने से अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली रजिस्टर होता है, सिर्फ वर्बल नहीं। अपनी कोशिश करिए कि अपनी एक, जैसे अपन एग्ज़ाम में प्रिपेयर करते हैं वैसे अपनी प्रिपेयर करें कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर दूंगा, ऐसी क्वेश्चन नहीं तो मैं ऐसा आंसर दूंगा। ठीक है। ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, फ्रेश लगने चाहिए, बढ़िया डीओ वीओ लगा के आए। अराइव अर्ली मतलब समय से पहले वहाँ पे आपका होना ज़रूरी है। कौन सा पहला इंटरव्यू कब आ जाए पता नहीं। लिसन एक्टिवली टू क्वेश्चंस एंड देन आंसर, मतलब अगर इंटरव्यू आपसे कोई ले रहा है वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सुनिए, समझिए और फिर आंसर दीजिए। आस्क थॉटफुली, एम्प्लॉयर फोकस्ड क्वेश्चन। अगर आपको वो पूछे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या, तो पहले सोच के कि आपको कोई उस जॉब संबंधित या उस एम्प्लॉयर के संबंधित या उनकी करियर पाथ के संबंधित आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप सोच समझ के पूछ सकते हैं। बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्किल्स एंड बैकग्राउंड, बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल एट ऑल टाइम्स, एंड इंटरेस्ट इन जॉब विल डिफाइन योर करियर। आपका उस जॉब रोल में कितना इंटरेस्ट है वो आपके जॉब को करियर में कन्वर्ट करेगा। आने वाले सालों में ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी अगर आप अपने करियर में फोकस्ड रहें। मैंने 25 साल HR में लगाए, लेकिन उससे पहले मैं सेल्स और मार्केटिंग में था। वहाँ मुझे मेरे एक बॉस ने बोला कि तुम HR में अच्छा काम कर सकते हो। मैंने उनकी बात समझी, फिर मेरे करियर में मैंने एक्स्ट्रा एक नारसी मोहन मुंबई से एक डिप्लोमा किया, साथ के साथ मैंने फिर HR में करियर बनाया। तो 23 साल फिर मैंने HR में अपने बिताए और उसके बाद 8 साल से मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है। तो 30 साल के करियर में करीब करीब आप मान लीजिए कि मैंने भी ऊपर नीचे कुछ चीज़ें देखी होंगी। सेल्स भी करी है मैंने, HR भी करा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी किया है। सो करियर शेपअप भी होता है विद इन योर स्पैन ऑफ टाइम, राइट। आपका किस में इंटरेस्ट है, और आज की तारीख में हर एम्प्लॉयर चाहता है कि मेरा जो एम्प्लॉई हो वो मल्टी टैलेंटेड हो, एक आदमी 2 काम 3 काम कर सके, क्योंकि विश्वास बनते बनते हर आदमी पे टाइम लगता है। ज़्यादा लोगों को रखने के बजाय वो कम लोगों को रख के उनसे ज़्यादा काम कराने में कॉस्ट तो बचती है, बट वो विश्वसनीयता भी बनी रहती है ना। सो ये अपने इंटरव्यूअर की तरफ से मैं एक एज एन इंटरव्यूअर अगर हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि आप चीज़ों को ध्यान रखें। ये PPT भी आपको भेजी जाएगी, ठीक है, तो आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी प्रयत्न में हैं कि आप इसको पढ़ के अपने आप को और बेटर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट प्लीज़। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट अराइव लेट और अनप्रिपेयर्ड। तैयारी से नहीं आए, CV लेके नहीं आए, या जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट आधी अधूरी भर के ले आए, कौन लेगा यार आपको, मैं तो नहीं, ठीक है। बुरा लगे, लगना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुरा और अच्छा महसूस करने के लिए नहीं बैठे, हम वो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बैठे। अगर आपको कोई युद्ध जीतना है या आपको क्रिकेट मैच जीतना है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कैसे जीत जाएंगे। तो ये उस दिन आपकी जीत जो है, आपका इंटरव्यू क्रैक करना है। कोई बात नहीं, अगर नहीं होता आप कोशिश तो कीजिए। डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट फॉर्मल एम्प्लॉयज़ एंड कलीग्स। आपका कोई पुराना एम्प्लॉई के बारे में भी कभी वो जानते हो, तुम उसको जानते हो, तो हाँ साहब वो तो बेकार था, वो तो चोरी करके भाग गया था। अभी आपसे इतना ज़्यादा फॉर्मल इंटरेक्शन एम्प्लॉयर का नहीं हुआ कि आपसे वो आपकी ओपिनियन पूछे, राइट। तो कोशिश की हाँ सर जानता था।
राइट? डोंट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर और डोमिनेट द कॉन्वर्जेशन. अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा इंटिमिडेटेड करे, या मतलब आपको थोड़ा प्रेशर करने की कोशिश करे. आपको प्रेशर में भी नहीं आना है, लेकिन उससे झगड़ा करने नहीं बैठ जाना है कि तुम रखो अपना जॉब अपने पास, मेरे को तो करना ही नहीं तुम्हारे, है ना? सो नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं. इवन ऑफर लेने के बाद भी चॉइस तो आपकी रहती है ना. आज एक बराबरी का माहौल है. एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा, आपको वो जॉब लेना है और फिर आपने कंडक्ट करना है. लेकिन बार बार जॉब चेंज करने में आपको कोई भी एम्प्लॉयर फिर जॉब में रखना ही नहीं चाहेगा. सो नेक्स्ट जब भी आप सोचें, वो अपन बात करेंगे. डोंट रैम्बल, मतलब बार बार उसी चीज़ को ना बोलें, ओवर शेयर ना करें. मुझे तो करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, मैं सेशन लेने आया हूँ. डोंट लाई और एग्जैजरेट योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. आपका अगर MBA नहीं हुआ है, आप MBA परस्यूइंग हो, तो आप MBA परस्यूइंग ही रखो. आप ये मत लिख दीजिए कि मैं MBA हूँ. कल को आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे इंटरव्यू के बाद और आपका MBA नहीं निकला तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे. आपकी कॉमर्स की डिग्री नहीं हुई है तो आप लिखिए BCom सेकेंड ईयर पास, परस्यूइंग थर्ड ईयर. ठीक है? डोंट फिजेट, स्लाउच और डिस्प्ले नर्वस हैबिट्स. इसका मतलब है कि आप नर्वस हो के अपने मोबाइल के साथ खेल रहे हो, आपका हाथ काँप रहा है, आप इधर उधर देख रहे हो, जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं आप उनसे आँख से आँख मिला के बात नहीं कर पा रहे हो. ये सब चीज़ें नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है ना? ये अपने को अवॉइड करना है. डोंट आस्क अबाउट सैलरी और बेनिफिट्स ड्यूरिंग योर फर्स्ट इंटरव्यू. जाते से ही सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करना है कि सैलरी कितने दोगे साहब. अभी आपका पहले सिलेक्शन होने दो, फिर नेक्स्ट राउंड भी होता है. और अगर वो दे भी रहे हैं, आपके पास ऑलवेज ऑप्शन है कि साहब मेरी इतनी सैलरी थी, आपने जो ऑफ़र दिया है मुझे पसंद है, बट मेरा 3 लाख का पैकेज ऑलरेडी था, मेरे को 3,60,000 रुपये चाहिए. रियलिस्टिक आप अगर रखेंगे अपनी डिमांड, सामने वाले को प्रूव करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी था कुछ, तो वो आपको रेकमेंड करेंगे उस चीज़ के लिए कि भाई अभी हम 3,25 दे सकते हैं, 3,30 दे सकते हैं. या बोल सकते हैं कि यार हमारा बजट 3 लाख है, अभी आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते, राइट? बट उस चीज़ को बताने का समय होगा. लास्टली, डोंट फॉरगेट टू सेंड और थैंक यू नोट और फॉलोअप, या वहाँ पे धन्यवाद देके निकले. थैंक यू सर फॉर योर टाइम, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स. राइट? आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, जो भी उस समय इंटरव्यूअर है उसको एक धन्यवाद या थैंक यू बोल के आप अपने ग्रेसफुली वहाँ से एग्जिट करें. ये चीज़ बहुत ज़रूरत है समझने के लिए और इम्बाइब करने के लिए. नेक्स्ट प्लीज़, बहुत क्विकली, लास्ट 3 मिनट्स. कुछ क्वेश्चंस जो आजकल बहुत पूछे जाते हैं. सबसे पहले बोलते टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ. सबने फेस किया ये क्वेश्चन? तो इसमें क्या बताएंगे आप? अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत छोटे से में, फिर अपना जो आपने एक्सपीरियंस है या फिर आपने जो पढ़ाई करी है उसके बारे में, और आपके आने वाले समय में करियर एस्पिरेशंस. बड़े नटशेल में 3 से 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 वर्ड नहीं, सेंटेंस बनाने आपको. तो ये क्वेश्चन के बारे में आप अभी से प्रिपेयर करो. जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, उनमें से ये मुख्य क्वेश्चन है जो हर दूसरा एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा, क्योंकि वो आपका CV लेके बैठा है. आप ये बोलते सर CV है, लिखा तो है सब मैंने, आप पढ़ लो. बोले थैंक यू, मैं पढ़ लूँगा और फिर जब जॉब होगा तो बुला लूँगा. ऐसे ही आपको आंसर मिलेगा, राइट? तो ऐसा नहीं करना है. वाई शुड वी हायर यू? आपको क्यों लें हम, है ना? कि आप बोल सकते हो कि मैं इस रोल के लिए फिट हूँ, मेरे में सीखने की इच्छा है और मैं आपकी जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स है उससे मेरे स्किल्स मैच होते हैं या मेरा इंटरेस्ट मैच होता है, इसलिए आपको मुझे ले लेना चाहिए. ये नहीं कि सर बाकी कोई आपके यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए आप मेरे को ले लो. ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लाइटर फॉर यू. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस? स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? आप अपने हिसाब से 2, 3, 4 ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ, आई एम अ क्विक लर्नर, मैं जल्दी सीखता हूँ नई चीज़ें. ये बड़ी अच्छी एक आंसर के रूप में देखा जाता है. और वीकनेस के रूप में हो सकता है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं जो भी काम करना कोशिश करता हूँ मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता है सर, क्योंकि मैं उसको परफेक्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ. ठीक है? और उसके अंदर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश भी करता हूँ. तो ये चीज़ें, वीकनेस को भी आप पॉजिटिव तरीके से बता सकते हो, राइट? वेयर डू यू सी इन योर सेल्फ इन 5 years? आप बोल सकते हो कि लर्न करने की इच्छा है मेरे में सर, लर्न करके मैं ग्रो करूँगा करियर में और अपनी ही कंपनी में, आप ही की कंपनी में मैं ग्रो करके नए आयाम पे लूँगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँगा. मैं अभी डेजिग्नेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके हायर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँगा आपके यहाँ पे. और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस?
ट्राई एंड से यस, और उनके बारे में पूछ सकते हो कि आपके टीम में कितने लोग हैं सर, आपके यहाँ ट्रेनिंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आपके टीम में मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर है या हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। कुछ ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन आप अपने मन में प्रिपेयर कर सकते हो, अलग अलग एम्प्लॉयर से अलग अलग क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। इज दिस क्लियर? ओके, लास्ट 31 तारीख हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव, मेक और ब्रेक डे, ठीक है? जो जॉब में हैं और जो जॉब में पहली बार जाने वाले, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जो भी हमारे ग्रुप आ रहे हैं, हमारे क्लाइंट कंपनीज, आप उस दिन भी आएंगे तो आपको सबके प्लेकार्ड्स, बोर्ड्स, साइन बोर्ड सब दिख जाएगा। उस कंपनी की वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू। आप वेट कर रहे हैं किसी इंटरव्यू के लिए, उनके बारे में 5 मिनट 7 मिनट आप उनकी वेबसाइट को देखें। जो कंपनीज वहाँ पे आपको इंटरेस्ट की लग रही हैं, या आपको 25 कंपनी भी आ रही है, 25 के बारे में पढ़ लो। आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप गए हो एक इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपको दूसरा इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे प्रेरणा मिले। अंडरस्टैंड द जॉब रोल, जो वहाँ पे जॉब रोल लिखे हैं उनको पढ़ें, और ओनली अप्लाई फॉर दोज रोल्स विच मैच योर क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट एरिया। सारी जॉब्स में अप्लाई नहीं करना है। सपोज 20 कंपनी आई, आपको सारा स्क्रूटनाइज करने के बाद लगा कि ये 5 कंपनी हैं जिनमें मेरे को अप्लाई करना है, उनके बारे में पढ़ो, उनमें अप्लाई करो और उस इंटरव्यू को क्रैक करने की कोशिश करो। डेस्परेशन नहीं होना चाहिए, समझ रहे? कीप क्लीन कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे। अब फोटो कॉपी कराई और वो फोटो कॉपी वाले की मशीन में एक काला पट्टा चल के आ रहा है, 5 कॉपी, आधे ही रिज्यूमे भी नहीं दिख रहे हमारे, ये नहीं चलेगा। रिज्यूमे एकदम नीट क्लीन प्रॉपर एक फोल्डर के अंदर, कुछ आपकी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको एक्स्ट्रा रखने हैं, फोटो कॉपीज आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड, वो भी रख लीजिए। और साथ के साथ जो एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट जो हम आपको देंगे उसकी मल्टीपल कॉपीज़ रखिए, उसको अटैच कीजिए। 2-3-4 दोस्त आप बनिए, आप एक जना स्टेपलर भी रख लीजिए साथ में। कोई अगर एक्स्ट्रा पेपर्स रख ले कि भाई प्रिंट आउट कहीं पे से निकलवाने हैं, या जैसे भी वो तैयारी रखें। मिनिमम 5 रिज्यूमे और 5 फॉर्म्स आप साथ लेके आएँ। अगर आपको प्रॉपर ऐसा सोचते हैं कि एक ही रिज्यूमे ले जाऊंगा मैं या ले जाऊंगी मैं, और मेरा ये बाकी सब के लिए हम लोग आपको कॉपी करते बैठेंगे, राइट? आप अपनी तैयारी से आएंगे, है ना? यहाँ तक लाने का काम हमने करा है, अभी आगे के रास्ते में आपको अपनी फ़र्ज को निभाना है। फिर डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। वहाँ पे आए और वहीं वेट करेंगे आज ही पता चल जाए मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं। मोनू जी ने क्लियर करा है, अभी आपको सिर्फ इंटरव्यू देके, बेस्ट अपना इंटरव्यू देके निकलना है। आपको जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, कौन शॉर्टलिस्ट हुआ कौन नहीं हुआ, वो एक अलग इवेंट किया जाएगा, उसके लिए आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा, करेक्ट? तो वहीं पे एक्सपेक्ट मत करिए कि मेरा क्या हुआ। आप एक एग्ज़ाम देके आते हो, परीक्षा, तो वहीं पे रिजल्ट मांगते हो क्या टीचर से कि बताओ मैं पास हो गया कि फेल हो गया? नहीं ना। सो वो मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। एंड चूज़ वाइजली एंड स्टे विद एम्प्लॉयर। जिस भी जॉब को आप लें सोच समझ के लें, और कम से कम मेरा मानना है कि 12 महीने उस कंपनी में रहें, उस जॉब में रहें। आफ्टर ऑल इट्स योर करियर। उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके सीवी को फ़र्क पड़ने वाला आने वाले समय में, राइट? सो नेक्स्ट, बस थैंक यू, आप लोगों के समय के लिए धन्यवाद। और क्वेश्चन एंड आंसर्स अपन 10 मिनट ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? यस मैम, माइक प्लीज। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। माइक जी। Good evening, sir, and good evening all. I just wanted to ask, my name is Prabjot Kaur Raina, and there was one question from one of the employer that you might get married in near future. So I answered him as per myself, but I think I couldn't answer him properly. So what do you think? What should I, or what anyone could See, you be factual around it. मतलब आप ये देख सकते हो कि राइट सर, आई एम इन अ मैरिजेबल एज,
but I feel that in another 1 or 2 years I may not get married, because for me currently my career is my highest priority. Right? क्योंकि देखिए आपके हाथ में तो है नहीं, आपका परिवार डिसाइड करेगा, आप भी देख रहे होंगे, लेकिन आप उनको अपफ्रंट ये बोलेंगे कि हाँ सर मेरी शादी अगले महीने होने वाली है, तो वो बेटर आपको बोलेंगे आप उसके बाद आओ. अगर आपकी अभी तय नहीं हुई है और आप भी नहीं जानते, संजोग की बात है, तो आप ये बोल सकते हो सेफली कि आई एम ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं मैरिजेबल एज की हूँ एंड माई फैमिली इज़ लुकिंग इनटू, बट आई थिंक इट मे टेक अ ईयर और 2 for me to get married, and for me any which way sir my career is my main priority. तो ये नेचुरल चीज़ है. और आप ये भी पूछ सकते हो कि सर आपका मतलब अगर आपकी बाई चांस शादी तय हो चुकी है दूसरे शहरों में, तो आप बता सकते हो कि भाई मेरी ये जॉब जो है सर, मैं चाह ही इसलिए रही हूँ कि आपकी कंपनी मल्टीपल सिटीज़ में है और मुझे उम्मीद है कि मेरे को आप वहाँ पे भी पोजीशन दे पाएंगे. ये एक अलग तरीके से हो गया. अगर आपकी ऑलरेडी शादी उस जगह पे तय हो चुकी है, कोई चंडीगढ़ या कोई दिल्ली में शादी तय हो चुकी है, तो ये आंसर भी अपने पास रहता है. Thank you. नेक्स्ट. आप जितने क्वेश्चन पूछोगे आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला है. डोंट फील शाय. अगर कोई चीज़ यहाँ सेंटर में और कोई सवाल पूछने से हिचकिए मत, दूसरों को फ़ायदा होगा आपके सवाल से. Hello sir, what is the best way of asking about work Okay. from home jobs? ओके, पहली चीज़ तो बॉस वर्क फ्रॉम होम एक समय के लिए आया है, राइट? अगर सामने वाली करियर अपॉर्चुनिटी में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हाइब्रिड ऑप्शन अवेलेबल, तो ही आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो सब आज वर्क फ्रॉम ऑफिस मांग रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर अब सिर्फ आईटी कंपनीज जो कि एमएनसीज हैं उनमें चल रहा है, अदरवाइज़ बहुत ही कम करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फॉर दैट मैटर हमारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम देती है, क्योंकि हम 2017 से वर्क फ्रॉम होम ही देते हैं. बट आंसर के रूप में आपको जो मिलेगा तभी मिलेगा जब आप उनसे पूछेंगे कि सर डू वी हैव ऑप्शंस फॉर हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम. As such, I'm willing to work in a work from office environment, but at times my family needs me, or I have found that I am at my creative best while working from home. That may help. ठीक है? हेलो सर, बहुत सारे डोमेन्स होंगे, थोड़ा लाउड. बहुत सारे डोमेन्स होंगे, मार्केटिंग, एचआर वगैरह. सो एक जनरलाइज्ड रिज्यूमे बनाना चाहिए या सब डोमेन्स के लिए एक एक स्पेसिफिक ऑप्टिमाइज करके बनाना चाहिए? आप कौन से जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप मार्केटिंग में जा रहे हो या एचआर. आपको अगर कन्फ्यूजन है कि अभी आप करियर के उस पड़ाव पे हो कि आप खुद कन्फ्यूज हो, तो 2 तरह के रिज्यूमे बना लीजिए, एक एचआर ओरिएंटेड और एक मार्केटिंग ओरिएंटेड. ओके, थैंक यू सर. So I have one question basically. What about the background verification part if someone is applied in any company and their background verification is read in the previous company? So what will be the impact over the new employer? So is there any background verification process as well with the new employers that the company is arriving on 31st of August? So every company will do a background verification. I suppose if someone has a right background verification. बैड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर आपको ऑलरेडी पता है, आप रिज्यूमे में वो चीज़ मेंशन कर सकते हो या कॉन्वर्जेशन में बता सकते हो कि मेरा लास्ट जॉब जल्दी चला गया था. देखिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में मेन क्या होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन, आपकी मार्कशीट्स, आपका कोई आपने डिग्री की है और आपने उसमें कुछ चेंज किया है, ये एक पोर्शन हो गया. दूसरा होता है कि आपने जहाँ जॉब करी आपने उसमें पीरियड गलत बता दिया कि आपने ज्वाइन किया था जनवरी 2024 में और छोड़ दिया था मे बी फरवरी 2025 में, और आपने 1 साल बढ़ा दिया जस्ट टू हाइड योर गैप. वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होने वाली. पे स्लिप्स में अगर थोड़ी सी भी फजिंग करी आपने, टोटली रिजेक्शन होगा, क्योंकि पे स्लिप तो वेरीफाई होगी. आपके एम्प्लॉयर के पास, प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की मेल भी जाएगी. और आजकल सब कुछ
पीएफ का जो पोर्टल है ना, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली एजेंसीज के पास एक्सेस आ गई है। तो पीएफ पोर्टल से वो डाटा लेते हैं आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लीविंग का। सो झूठ बोलना बिल्कुल नहीं। और वो मैंने अपने सेशन में आपको क्लियर बोला, फॉल्सिफिकेशन। सो अगर कुछ आपका ऐसा इशू है कि भाई पिछली कंपनी आपने छोड़ दी थी बिना रिजिग्नेशन दिए, तो आप उनको बता दीजिए कि सर ड्यू टू सर्टन अनफोर्सीन रीजंस या रीजंस बियॉन्ड माय कंट्रोल मैं वहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं दे पाया था। ये चीज़ सर मैं आपको अभी आके होके बताना चाहता हूँ। आप जितना उनको अपफ्रंट होके बता देंगे, हो सकता है रिजेक्ट भी हो, लेकिन चांसेस है कि आपको वो एक ऑनेस्ट पर्सन मान के आपकी उस गलती को इग्नोर करें। Okay, and one more question. If an employer asks, how would you perform if you've given more than one task at a time? So what So should I'm be your answer? more than willing to multitask. And how Given an are- opportunity and proper training, I am really willing to perform on multiple things. But definitely, sir, I'll need your support, guidance at each stage. Okay, and how many rounds of interviews will be there, like operations, HR, and there will be any client round or something like that as well? Pardon, come again. How many round of interviews will be there, HR, operations, and Generally, client? उस दिन maximum 2 rounds होंगे। उस दिन maximum 2 rounds होंगे। We are expecting the HR team to come along with 1 or 2 sales people or operations people according to the role. उसी दिन हम लोग कोशिश करें मोनू जी उस दिन ही ज़्यादातर इंटरव्यू उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ नेक्स्ट राउंड्स होंगे तो वो आपको, अगर आप होल्ड वाली प्रोफाइल हो कि अभी हम श्योर नहीं हो पाए उस राउंड में, तो आपका इंटरव्यू हो पाएगा। हमारी जॉब फेयर का कोशिश ये रहता है कि उसी दिन हम लोग की सिलेक्शन क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स है वो फुलफिल हो जाए। बट ऑफ़र आपको रिलीज़ होने के बाद वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की देंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 15 सितंबर से दे रहे हैं कि 1 अक्टूबर से दे रहे हैं, और उस दरमियानी पीरियड में वो आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। And I have one more suggestion if you could take, like the previous guy asked about the work from home and the work from office job. So I guess we can elaborate them about the remote, hybrid or the on-site model. Yeah, we can. But then as practical life है ना, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले 2021-22 तक 30% कंपनीज आईटी में फुल रिमोट पे थी, अनदर 40-50% हाइब्रिड पे थी और 20% वर्क फ्रॉम ऑफिस थी। आज सिनेरियो है कि 75% कंपनी फुल्ली वर्क फ्रॉम ऑफिस हैं और 5% कंपनीज ही है जो वर्क फ्रॉम होम है फुल्ली, बाकी हाइब्रिड है। यानी आप टीसीएस जैसी कंपनी जो लीडरशिप रोल के लोग हैं उनको 5 दिन ऑफिस बुला रही है। एम्प्लॉयज़ जो उनके जूनियर हैं उनको 3 दिन का बोल रही है क्योंकि उनके पास वर्क स्पेस कम है। मैनेजर को 5 दिन बुला रही है ताकि जो भी लोग उस दिन आए, उसकी टीम है सपोज 4 लोगों की एक टीम है, 4 लोगों की एक टीम है, तो किसी को 3 दिन बुला रहे हैं, किसी को 4 दिन बुला रहे हैं, किसी को 2 दिन बुला रहे हैं, ऐसा करके वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं उस रोल की क्रिटिकलिटी को लेके। सो वर्क फ्रॉम होम एक तरह से आप मानिए कोविड की देन थी। अब कोविड चला गया कि है अभी भी चाहिए, फिर वर्क फ्रॉम होम क्यों मांग रहे हो? ओपन हो जाओ ना यार काम करने के लिए, राइट। मैं 21 शहरों से ऑपरेट करता हूँ और मैं खूब ट्रैवल करता हूँ 15-20 दिन, राइट। अब वो वर्क फ्रॉम होम मान लो या वर्क फ्रॉम एनीवेयर मान लो, बट हमारी कंपनी का मॉडल अलग है। बहुत कम कंपनी आपको ऐसी मिलेंगी क्योंकि हमारी कंपनी वेमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, हम लोग बहुत सारे अलग काम करते हैं, बट बहुत सारी कंपनी नहीं करेगी, ये फैक्ट है। सो जितनी जल्दी अपन समझ जाए अपने लिए बेहतर है। ठीक, थैंक यू। योर नेम? हाँ, My name is Rijak Singh. Rijak Singh. thank you so much for asking so many questions because it helps everybody. Because we are connected on LinkedIn as well. Even me. अच्छा, Hello, good evening, sir. I'm Taranjot. I'm from a fashion background. I've just recently completed my fashion design degree, that's Bachelor's of Design in Fashion Designing. I wanted to ask what are the questions or what are the expectations of design houses or designers internationally and in national territory that they would ask or they would like expect from me to have? सो आपने डिज़ाइनिंग में जो भी आउटफिट्स पे काम किया है, इज़ इट टू डू विद ट्रेडिशनल, इज़ इट टू डू विद वेस्टर्न आउटफिट्स,
अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा एक्सपोर्ट्स का भी काम होता है, हालांकि आपको मालूम होगा अभी टैरिफ्स की वजह से गारमेंट्स पे इट्स एडिशनल 50%। सो जो भी आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स हैं कि आप कमर्शियल डिज़ाइनिंग का कोर्स करके बैठे हो या आपने जो फैशन डिज़ाइनिंग का है वो विमेन आउटफिट के लिए, अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर किया जाए और क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी बात होती है, जो जितना मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया हुआ है, इनको लॉन्ग टर्म लोग चाहिए होते हैं कि जो वो सिखाएं आपको, वो आप और कहीं ना ले जाएं। सो यू व्हाट यू हैव टू एस्टैब्लिश इन योर इंटरव्यू इज़ दैट आई एम लर्निंग क्विक लर्नर। सेकेंडली जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं मैंने खुद किए हुए हैं एंड आई कैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई कैन डेवलप पीपल अंडर द टीम। सो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म करियर में कैसे होता है कि आप डेवलप करोगे ना तो वो आपकी डिग्री को लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लू कॉलर लोग होते हैं आपकी लाइन में। जितने भी लोग मशीन पे टेलरिंग का काम करते हैं उनको गाइड करने वाला व्यक्ति चाहिए, राइट? सो योर क्वेश्चंस वुड बी मोर रेलिवेंट टू व्हाट इज़ योर एस्पिरेशन। आपने जो कोर्स किया आपके अंदर आप मर्चेंडाइजिंग के एक्सपर्ट बन रहे हो या आप डिज़ाइनर बन रहे हो, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और इंडस्ट्री में अभी मुझे नहीं लगता कि हम गारमेंट इंडस्ट्री से कोई आ रहा है क्या सर? आ रहे, तो गुड फॉर यू। अगर आप अपने करियर में जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यहीं पे एक जॉब इंटरव्यू मिल जाए। अदरवाइज़ आप जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा किस टाइप का जॉब रोल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Sir, currently I am working as a merchandiser in one of the ready-made complex companies, and what my interest is, it lies in haute couture and like custom made boutique work and designer labels. Right. So then you should apply for such places. जैसे काफ़ी सारे इंदौर में भी बुटीक्स हैं अच्छी क्वालिटी के, आपको वहाँ काम करना चाहिए, या फिर जयपुर चले जाओ। जयपुर इज़ दी हब फॉर बुटीक्स। जयपुर में बहुत सारे बुटीक्स हैं, मतलब गारमेंट्स में अगर देखा जाए तो जयपुर इज़ दी बिगेस्ट। फिर आप लुधियाना जा सकते हो अगर आपको लगता है आपको लुधियाना सूट करता है, वहाँ पे भी बहुत डिज़ाइनर उसका काम चलता है। दिल्ली तो है ही, है ना? दिल्ली में आप हॉस्कास चले जाओ, ओगान चले जाओ, बहुत जगह आप मर्चेंडाइज़र हो तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा अगले 2 साल में कि किस तरह की चीज़ें ट्रेंडिंग है। अकॉर्डिंगली आप अपने बैकएंड पे आप अपने कोर्सेज करते रहो स्पेशलाइज्ड। इट्स अ एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री, कभी बंद नहीं होने वाली, है ना? तो आप अपने आप को अपस्किल करते चलोगे, वो बेटर है। एंड सर एक और क्वेश्चन है कि just like we have haute couture and designer labels. Some work in Indian wear, some work in designer wear. My interest is also in the Indian textile and handcrafted industry. So is there something like आप मृगनयनी है इंदौर में? Yes, मृगनयनी में बात करिए, यहाँ पे ग्राफिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग है। I am the student from Graffiti. सो रचना भार्गव इज़ माई सिस्टर, मतलब Yeah. रचना ऋषि लिखती हैं, वो माई Yes. फर्स्ट कजिन है। आप विनय ऋषि जी और उनसे और थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं, मेरे से बेहतर होंगे वो। Yes sir, I just met them today only. अच्छा, तो बहुत College बढ़िया गई बात थी है। आज। आई एम द फर्स्ट कजिन ऑफ रचना जी। Yes sir. सो Thank मेरे you. मतलब अभी 15 दिन पहले मैं और सौरभ होके आए उनके यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी कुछ करियर्स देख रहे हैं इस लाइन में एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि कई लोग ब्यूटी एंड वेलनेस को समझते हैं, तो ब्यूटी के साथ साथ हम गारमेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। सो आप कोशिश करिए, इंदौर में भी अच्छे जॉब मिल जाएंगे अगर आप इंदौर में हैं, बट विनय जी इज़ वेल कनेक्टेड, यू सीक हिज हेल्प। Yes sir. ठीक है, थैंक यू। Thank you so much. Good evening, sir. So my name is Tarandeep Singh, and Tarandeep Singh. Taranveer, first and Taranveer. foremost, you are dressed appropriately. Thank you, Congratulations. sir. Thank you, sir. Sir, I have recently completed my master's degree in business administration, and sir, I want to ask. Every time I faced the interview, and in that the interview asked me that why don't you want to join your business as your father is a businessman? Then what should I answer? दैट मीन्स कि आपके फादर का बिजनेस है, आप उनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर आई वॉन्ट टू लर्न द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉई बिफोर बिकमिंग एन एम्प्लॉयर। I want to empathize with my employees, and in the long run, maybe 5 years to 10 years from now, I also want to contribute in the
new way of working to my father. Currently my father is equipped to handle the business. Of course I also have an aspiration to be in the business, but not in the early stage career. इसका मतलब है कि आप अभी अपने आप को एम्प्लॉई के रूप में डाल के एम्प्लॉई का पर्सपेक्टिव बेहतर समझना चाहते हो, ताकि जब आप एम्प्लॉयर बनो तो उनको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओ, और नए नए ट्रेंड्स और नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हो जो कि आपको आपके बिजनेस में आने वाले सालों में मदद करेगी। बट आज आप प्रिपेयर्ड अपने आप को करना चाहते हो जो एज एन एम्प्लॉई के रूप में। सो उस तरह से आप आंसर दे सकते हो। And sir, I have one more question, sir. As I recently passed out from my college, and there are so many companies come in my college. So I want to ask sir, अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि कॉलेज से आपको जॉब प्लेसमेंट क्यों नहीं मिली है, आपको जॉब क्यों नहीं मिली वहाँ से, तो मैं इसका आंसर कैसे दूँ? सी आप ये बोल सकते हैं कि मेरे करियर एस्पिरेशन से मैच होने वाले एम्प्लॉयर्स इस साल नहीं आए। हमारे यहाँ पे कैंपस अच्छा सिलेक्शन होता रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर नन ऑफ द एम्प्लॉयर was offering the same role which I aspire to be a part of. So इस बार somehow आप मान भी सकते हो कि 10 में से 9 कॉलेजेस में कैंपस पुअर है, तो आपके लिए आज ये अपॉर्चुनिटी बन गई। अगर आप बेहतर समय होता, जैसे सिम्बायोसिस तक में इस बार 54% ही प्लेसमेंट है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या है। आप लोगों को कुछ को पता भी होगा IIT में 36% एवरेज प्लेसमेंट है इस साल। उसके रीज़न अलग है, IITians ज़्यादातर स्टार्टअप डाल रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से आप ये मान लो कि आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है आंसर देने की कि मुझे मेरे लायक कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, सो आई इवन डिडंट अप्लाई फॉर इट, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी कंपनी में मेरा करियर ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। ठीक है, एनीवन एल्स? Hello sir. Yeah. Basically I am a designer. I am a UI UX designer as well as front end. Both relies on the design field. So what should I write on my resume that will impact or that will be impactful? सी आप लोग मेरे हिसाब से बियॉन्स या कुछ पोर्टफोलियो रखते हैं, आपका कोई एक ऐप होता है जिसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो भी रखते हैं, आप उसकी लिंक दीजिए। आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल जो बनाए हैं वो बेटर बनाइए। सेकेंडली आप पंचलाइंस जो हैं कि आप एक अपना एक्सपीरियंस को ज़रूर हाईलाइट कीजिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो। अगर नहीं हो तो बी एक कहते हैं ना सरेंडर करो, कि लेट दैट कंपनी गिव यू अ रोल एंड ट्राई यू आउट, राइट। आप UX UI में हो, आप हमारी टीम से भी टच कर सकते हो कि हमारी टीम में भी UX UI डेवलपर्स चाहिए। मेरी खुद की एक IT कंपनी भी है, बट द पॉइंट इज़ आप अभी जहाँ पे जो भी कंपनी आएंगी आप पहले उधर ट्राई करो। अपने आप को वर्क फ्रॉम होम में मत बांधो प्लीज़, क्योंकि हम लोग भी अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहे जो डिज़ाइनर्स हैं, क्योंकि इट्स अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच कि मेरे जो प्रोग्रामर्स हैं, मेरा ऐप डेवलपर है और मेरा वेब डेवलपर है, वो UX UI के काम में दिन में कम से कम 3 बार बात करना चाहता है कि यार ये ऐसा कर दे वैसा कर दे। अब आप घर पे बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, वो अपने घर पे बैठा है, वो अपना खाना कब खा रहा है पता नहीं। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि या तो हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम ऑफिस ही जमेगा, बट आपका UX UI का जो भी पोर्टफोलियो है, आपने जो भी काम किया है, वेबसाइट्स बनाई हैं, चाहे आपने ऐप डिज़ाइन किया है या आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाई हैं, वो आप एक जगह पे डाल दो और वो आपसे बोलेंगे कि कुछ दिखाना है तो इमीडिएट एक्सेस होनी चाहिए आपके पास, या आप अपने मोबाइल पे भी वो रख सकते हो, सो एज टू प्रूव एंड डोंट शो एनीबडी एल्सेस वर्क। अगर ये कभी पता चला कि आपने नहीं बनाया किसी और ने बनाया, यू आर रिजेक्टेड। I asked the work from home question because most of the company asks you to relocate your location. So out आप कहाँ के हो? आप I am from Indore only. हाँ, तो but I just इंदौर में कितनी कंपनी है जिनमें UX UI का जॉब मिल रहा है? I applied most of the outside ना, so that's तो इंदौर में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? वर्क फ्रॉम होम का आजकल कॉनोटेशन हो गया है कि देखिए, माने या ना माने कि कई जगह मून लाइटिंग हुई। मून लाइटिंग मतलब आप कहीं और जॉब कर रहे हो और आप कहीं और पे भी पार्ट टाइम आप कुछ कर रहे हो, उसकी वजह से कंपनीज आज की तारीख में काफ़ी सफ़र कर रही हैं। और इस समय क्या है, बिजनेस लो है, तो इस समय रिस्क नहीं ले रही है कंपनी। वो ये चाहती है कि सामने रहे बंदा काम कर रहा है तो सही है, नहीं तो वो कहीं घर पे बैठा तो कहीं और कुछ ना कर रहा हो। और स्पीड ऑफ वर्क भी स्लो हुई। देखिए, एक तरीका था कि जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में ये मॉडल शुरू से था, तो हमारा एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, काम करने का डिसिप्लिन है। बट
कोविड अचानक आया तो लोगों ने अचानक एक मॉडल चेंज हुआ तो बच्चे भी बिगड़े, जैसे हमारे बच्चे पढ़ाई करते थे तब, तो उन लोगों को भी आ गया अब तो घर से ही हो जाएगा सब काम। हम भी बिगड़ गए, हम अब इंस्टामार्ट से ऑर्डर करते हैं, हम किराने की दुकान तक नहीं जाते। बट एट द सेम टाइम जॉब लेने वाले और देने वाले दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री बैठ गई थी, अब नहीं है। उसको फैक्चुअली जितनी जल्दी अपन कैप्चर कर लेंगे अपने माइंड में, उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगा। और जो रिमोट पे दे रहे हैं ना जॉब, वो अविश्वास के साथ भी काम कर रहे हैं। आपको आज काम दिया, आपसे 2 4 5 दिन 10 दिन में उनको लगा कि आपकी स्पीड नहीं है तो वो आपको हटा भी देंगे, क्योंकि वो एक टीम वर्क नहीं बन पा रहा है, आपका बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा, राइट। ट्राई टू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस मिले और बाद में हाइब्रिड हो जाए। आप जैसे आपने बोला, मैंने आपको समझाया कि आप अपने क्रिएटिव बेस्ट की बात कर सकते हो कि सर मेरे को कभी कभी रात का समय जो है वो बेटर रहता है, मैं डे में आ तो जाऊँगा 3 दिन, बाकी 2 दिन आप मेरे को दे दीजिए काम, मेरे को टाइम से मत बांधिए। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि तुम दिन में क्या करोगे, बोले सर मैं दिन में सोऊंगा। ये मत बोलो कि मैं दिन में दूसरा मेरे दोस्त की कंपनी में काम करूँगा, ठीक है। चलो, आई थिंक फॉर टुडे सुजीत जी वी आर डन। एनी अदर क्वेश्चंस ऑफलाइन आप पूछ सकते हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड बेटर, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमित जी, जोरदार तालियां वास्ते। अमित जी इत्थे ही ना थोड़ी देर होर भी अगर किसी की कोई जिज्ञासा कोई क्वेश्चंस होन तो थोड़ी देर बाद भी आप पूछ सकते हो। थैंक्स सर। आपको मैं 2 मिनट यहीं रोकूंगा। अमित जी, एमपीसी जी प्रेसिडेंट, आपके एक ऑनर के लिए हम यहाँ पर आए हैं, एक मोमेंटोस से। अमित जी, जो आप सब जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान भी दिया, बच्चों की काउंसलिंग की है, बच्चों को गाइडेंस दिया है। विश यू ऑल बेस्ट विशेस फॉर योर बेस्ट ब्राइट फ्यूचर। सब अच्छी तरह तरक्की करो, बहुत अच्छी जॉब स्विच जाओ और अपने परिवार की जवाबदारियां बहुत अच्छी तरह संभालो। यह गाइडेंस निश्चित आपके बहुत काम आएगा। अमित जी प्लीज़ कम, आपका एमपीसी जी की तरफ से एक मोमेंटो। स्वागत है जी, जोरदार तालियां अमित जी वास्ते। थैंक यू अमित जी। जो अमित जी की टीम नाल आई है, साढ़े सौरभ सिंगल जी, प्लीज़ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे, आप आइए। आपके गाइडेंस में बच्चे खूब तरक्की करेंगे। सौरभ सिंगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोमल चावला जी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सौरभ जी से मार्केटिंग संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, मार्केटिंग और सेल्स संबंधित। बहुत बहुत स्वागत कोमल जी, थैंक यू फॉर कमिंग। शिप्रा बत्रा जी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। कोमल जी के लिए एक्स्ट्रा तालियां, उनकी वजह से प्रोक्योर एचआर का जुड़ना हुआ है, तो आप प्लीज़। शिप्रा बत्रा जी, मेरी टीम मेंबर शिप्रा बत्रा जी आई, प्लीज़ स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत जी, थैंक यू पूरी टीम आपकी काउंसलिंग टीम का, जो आपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए आज गाइडेंस दिया। और सबनों एक बार फिर बहुत बहुत थैंक्स आप आए। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा वालों आप सब जी ने बहुत बहुत शुभकामनावां। और जो ग्रेट अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवर है, 2 मिनट आप नाल गल करेंगे। हरपाल सिंह, आप सबको फ़ायदा मिला कि नहीं? इसका मिला है ना। दमदारी से बात करना, डर के नहीं करना है। और जो कम भी पड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 31 को आओ, अपने को हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाना ही है। सिखों के अंदर मतलब मिनिमम 400-500 लोगों को अगर जॉब मिल गया तो इट इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अब पूरी अपन कोशिश करेंगे, आप लोग भी हिम्मत से काम करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर अ फ्यूचर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।